तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो देखो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू किए हुए हैं, सही है। और एक चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, दैट इज चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, तो अगर किसी को वो लेसन पढ़ना है तो ज़रूर से देखें। अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, सो उसे भी आप ज़रूर से देखिए अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो। सही है, हम लोग बात कर रहे थे बच्चों हमारे चैप्टर नंबर 10th की। जो सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया है वो हमारा है चैप्टर नंबर 10th। सही है, और इसके ऑलरेडी 6 लेक्चर्स, मतलब छठवां ये लेक्चर है, तो ऑलरेडी 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, कोई भी चैप्टर मिस कर दिया होगा, कोई भी लेक्चर मिस कर दिया होगा, तो ज़रूर से जाकर उन लेक्चर्स को देखना। सही है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बच्चों आप लोग को कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो आप लोग को एक ऑर्डर, एक सीरीज में चलना पड़ेगा, तभी आप लोग चीज़ों को बेटर तरीके से समझ। ठीक है, चलेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी कि अल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सोल्युबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग ने बात की थी। आज हम लोग बच्चों जाने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप ध्यान से सुनोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग सीखेंगे कि कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कंपाउंड क्या होता है, कायरलिटी क्या होती है, फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे बनाई जाती है, सही है, फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो ढेरों सारी बातें आज इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। चलेगा, तो लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। हमारे इस एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड करना अगर आप लोग ने नहीं किया होगा तो, और यदि आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से फॉलो कर लेना। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं जो रेगुलरली मुझसे बातें करते हैं, अपने डाउट्स मुझ तक पहुँचाते हैं ताकि मैं उनके डाउट सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, अगर आप भी पढ़ते समय आपके मन में कोई डाउट आता है और अगर आपके आसपास कोई नहीं है पूछने वाला, तो आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे आके। ठीक है, अपने डाउट को अपने मन में मत रखिए, क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फिर आप सोचोगे ना कि यार सर से एक बार पूछ लिया होता, वो डाउट सॉल्व हो गया होता, तो आज ये मेरे 4 मार्क्स बच जाते। सही है, ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी एक कंपाउंड के आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आइसोमर क्या होता है, आइसोमर आप लोग ने बचपन में सुना होगा। आइसोमर का मतलब होता है बच्चों द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर स्ट्रक्चर अलग है और इसका मॉलिक्यूल सेम है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर। ये मैंने पहले भी कुछ लेक्चर्स में बताया हुआ है। अगर मैं बात करूं बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स की, ठीक है, या फिर स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूं, तो यहां पर बच्चों हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखेंगे सेम मॉलिक्यूल में। सेम मॉलिक्यूल में अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके 3D स्ट्रक्चर्स को इमेजिन करेंगे, ड्रॉ करेंगे कि वो भैया एक स्पेस में किस तरीके से एडजस्ट है, कि कैसा उसका 3D ऑब्जेक्ट है, कैसा उसका 3D स्ट्रक्चर है। वो हम लोग देखते हैं हमारे स्टीरियो आइसोमर्स में या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम लोग बात करें। अब इसके अंदर सबसे पहले हमको समझना है कि व्हाट इज मीन बाय कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है। तो कायरल कार्बन का सिंपल सा इतना ही मीनिंग होता है कि कंपाउंड, एक कार्बन है बच्चों, उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स या फिर एटम्स लगे हुए हैं। अब 4 ही क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है। मैंने आपको शुरू में बताया है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा, कार्बन को भैया आप जानना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। इसका मतलब कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। सही है, तो मतलब वो 4 लोगों के साथ पेयरिंग कर सकता है, 4 एटम्स के साथ पेयरिंग कर सकता है। तो अगर चारों के चारों एटम डिफरेंट है, अगर चारों के चारों एटम जो कार्बन के साथ पेयरिंग कर रहे हैं वो चारों के चारों एटम या फिर ग्रुप डिफरेंट है, तो उन्हें ही मैं क्या कहूंगा, उस कार्बन को मैं क्या कहूंगा बच्चों, कायरल कार्बन। सही है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, मैं लिख सकता हूं द कार्बन बियरिंग ऑल 4 different, all 4 different groups या फिर एटम्स
इज कॉल्ड एज आपका कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, समझ में आई बात? तो मैंने क्या बोला, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये है आपका एक कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन पे मान लो मैंने एक अटैच कर दिया ए, एक अटैच कर दिया बी, एक अटैच कर दिया सी और एक अटैच कर दिया डी। अब ये एबीसीडी क्या है? ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप ध्यान से देखो तो सारे के सारे ग्रुप अलग हैं। यहाँ पे ए ग्रुप है, यहाँ पे बी ग्रुप है, यहाँ पे डी ग्रुप है, यहाँ पे सी ग्रुप है। तो सारे के सारे ग्रुप्स क्या है? अलग है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को मैं कायरल कार्बन कहूंगा, ठीक है। इस कार्बन को मैं क्या कहूंगा? दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन। और इस कार्बन के ऊपर हमेशा एक स्टार बना हुआ होगा, ठीक है। इस कार्बन पे कैसा बनेगा? हमेशा एक स्टार बना हुआ होगा, ऐसा एस्ट्रिक का मार्क बोलते हैं ना इसको हम लोग, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना स्टार 1 2 3 हैश। तो जो स्टार होता है वो एक्चुअल में एस्ट्रिक का मार्क होता है। तो ये वाला मार्क हमेशा आपके कार्बन पे रहेगा अगर आपका कार्बन क्या है? कायरल है, सही है। अगर मान लो ऐसा कार्बन है तो ए बी ए सी, अगर ऐसा कार्बन है तो यहां पे अगर आप देखो बच्चों तो ए और ए सेम है, ठीक है। दो कार्बन के जो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स लगे हुए वो क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं। तो ये कायरल नहीं होगा, ये कभी भी कायरल नहीं कहला सकता बच्चों। हमेशा कायरल वही कहलाएगा जिसपे चार अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हो। जैसे इसका एग्जांपल देखो, मान लो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे H अटैच है, यहाँ Cl अटैच है, यहाँ CH3 अटैच है। कुछ भी अटैच कर दो चलेगा जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं। अब आप देखो बच्चों तो ये चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप है। दिस इज OH अल्कोहल ग्रुप, ये आपका हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका मीथेन है, सही है। तो ये चारों के चारों क्या है बच्चों? डिफरेंट ग्रुप है। तो इस कंडीशन में आपका ये कार्बन क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन कहलाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपका जो कार्बन है वो कायरल कार्बन कहलाएगा। समझ में आई बात? सो दिस इज द कायरल कार्बन, ठीक है। ये क्या कहलाता है बच्चों? अपना कायरल कार्बन। नाउ व्हाट इज मीन बाय कायरल मॉलिक्यूल? देखो कायरल मॉलिक्यूल का सिंपल सा मीनिंग है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक भी कार्बन ऐसा है जो कायरल है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे मान लो बहुत सारे बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। मान लो ऐसे बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर मान लो सिर्फ ये वाला कार्बन, ये जो सेंटर वाला कार्बन है, सिर्फ ये वाला कार्बन क्या है बच्चों? कायरल है। तो इसको, इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं कायरल मॉलिक्यूल कहूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कायरल मॉलिक्यूल में सारे ही कार्बन कायरल होने चाहिए। इसमें से अगर सिर्फ एक ही कार्बन कायरल कार्बन है तो इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं क्या कहूंगा? फुल मॉलिक्यूल इज नोन एज कायरल मॉलिक्यूल। पूरा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा बच्चों? कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। समझ में आ रही हैं बातें? ठीक है, जो मैंने समझाया वो समझ में आ रही हैं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक समझा, कायरल कार्बन समझा, कायरल मॉलिक्यूल समझा। द नेक्स्ट इज कायरलिटी। नाउ व्हाट इज मीन बाय कायरलिटी? कायरलिटी समझने के लिए बच्चों आपको मिरर इमेज क्या होता है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। सपोज मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस कार्बन पे यहां पे लगा हुआ है एक CH3, यहां पे लगा हुआ है एक OH, यहां पे लगा हुआ है एक Br ग्रुप और यहां पे लगा हुआ है एक H। सपोज कि ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं, चलेगा? ये आपका क्या है? अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखोगे, यू सी दिस कार्बन एटम इज कायरल। क्यों? क्योंकि देखो एक आपका मिथाइल ग्रुप है, एक आपका OH है, एक आपका H है, एक आपका Br है। तो कैन आई से दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन। ठीक है, ये कार्बन क्या है बच्चों? कायरल कार्बन है। अगर बच्चों इस कार्बन को मैं मिरर में देखूं, जैसे देखा होगा ना आपने, मिरर में चीजें अपोजिट दिखाई देती है। अगर आप मिरर में अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर वाला जो बंदा है वो राइट हैंड उठाएगा। अगर आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो मिरर वाला बंदा लेफ्ट हैंड उठाएगा। अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हो और खुद को मिरर में देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो। समझ रहे हो? तो मिरर में चीजें क्या दिखती हैं? जनरली अपोजिट से दिखती हैं। तो मान लो बच्चों मैंने यहां पर एक मिरर लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया यहां पर? एक, दिस इज माय मिरर। ठीक है, मैंने यहां पे क्या लगा दिया? एक मिरर लगा दिया। तो अब ये कंपाउंड मुझे कैसा दिखेगा इस तरफ? अब ये कंपाउंड मुझे कैसा दिखेगा? ये सेंटर कार्बन यहीं पर रहेगा, ऊपर CH3 ऐसा ही रहेगा, सही है, नीचे का जो H है वो ऐसा ही रहेगा। पर एक चीज है बच्चों, जो इस राइट साइड वाला OH है, ये जो राइट साइड वाला OH है ये आ जाएगा इसके लेफ्ट साइड में, सही बात है।
और ये जो लेफ्ट साइड वाला बी आर है ये आ जाएगा इसके राइट साइड। क्या आप लोग एग्री करते हो? क्या आप लोग एग्री करते हो कि अगर आप इस कंपाउंड को किसी मिरर में देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसका OH इस तरफ दिखेगा, इसका Br इस तरफ दिखेगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो ना तो मिरर के सामने खड़े होना और अपना लेफ्ट हैंड ऐसे उठाना, ऐसे अपना लेफ्ट हैंड उठाओ तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मिरर में जो सामने बंदा है जो कि आप ही हो वो अपना राइट हैंड उठा रहा है। उसको आपको ऐसा लगेगा कि वो अपना राइट हैंड उठा रहा है, ऐसे सामने खड़ा है, अपोजिट खड़ा है ना वो आपके। और अगर आप राइट हैंड उठाओ तो आपको लगेगा कि वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, तो मिरर में चीजें अपोजिट हो जाती है। तो सिमिलरली बच्चों ऊपर की चीजें ऊपर ही रहेंगी, नीचे की चीजें नीचे रहेंगी। ऐसा तो नहीं होता मिरर में कि मिरर में अगर आप ऐसे सामने देख रहे हो तो आपको ऊपर पैर दिखता है और आपका सर नीचे दिखता है, ऐसा तो नहीं होता। आपको सर आपका सर पे ही दिखेगा, ऊपर ही दिखेगा, पैर आपका नीचे ही नहीं दिखेगा। पर आपका जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है और राइट आपका क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है। तो सिमिलर सी चीजें यहां पे भी है। अगर आप इस कायरल कार्बन को मिरर में देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का चीजें मिलेगा, जहां पे ऊपर की चीजें ऊपर ही रहेंगी, नीचे की चीजें नीचे ही रहेंगी। पर आपका इस राइट वाला OH लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला Br राइट में चला जाएगा। नाउ दिस कार्बन इज ऑल्सो अ कायरल कार्बन। ठीक है, ये कार्बन भी क्या कहलाएगा बच्चों? कायरल कार्बन ही कहलाएगा। ठीक है, ये कार्बन भी क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन ही कहलाएगा। अब अगर मैं बात करूं बच्चों इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, ये दोनों एक दूसरे से हमेशा अपोजिट है। ये दोनों क्या है बच्चों? एक दूसरे से हमेशा अपोजिट हैं। अगर देखो, अगर आपको OH के पास जाना है तो आपको इस कार्बन से हमेशा इस तरह ऐसे घूमना पड़ेगा, पर यहां पे देखो आपका कार्बन इस तरफ है। समझ लो, तो ये हमेशा अपोजिट होते हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप, दिस इज मिरर इमेज, ये है मिरर इमेज। समझ रहे हो? तो बच्चों मिरर इमेज और आपका जो रियल कंपाउंड है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है इसी को हम लोग कायरलिटी कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये दोनों कंपाउंड सेम ही है, चाहे मिरर में देखो चाहे कुछ भी देखो ये दोनों कंपाउंड सेम ही है। पर ऐसा नहीं है, ये दोनों के दोनों कंपाउंड डिफरेंट है बच्चों। ये अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको मिलेंगे आगे चल के। पर अभी के लिए इतना समझो कि मिरर इमेजेस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, मिरर इमेजेस जो है बच्चों वो क्या है? डिफरेंट है। ये समझ में आई बात? ये समझ में आई? आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी ये वाली बात। इन दोनों का रिलेशनशिप कायरलिटी कहलाता है। नाउ इफ आई मूव नेक्स्ट हमको समझना है बच्चों व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब रीड करो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ऑलरेडी दी हुई है। क्या लिखा है बच्चों? द आइसोमर हैविंग द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड द कायरल एटम इन 3D स्पेस आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर। क्या बोला मैंने? देखो, अगर इन दोनों को ही आप इमेजिन करो वापस, तो ये इसका आइसोमर है कि नहीं है? है कि नहीं है? आइसोमर मतलब क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यही है ना। इन दोनों का रिलेशनशिप कायरलिटी कहलाता है, वो अलग बात है। पर अगर आप देखो बच्चों तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स है वो तो सेम है। इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? सेम टू सेम है, पर दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। सो कैन आई से these both atoms are isomer of each other। अगर आप इसको 3D में इमेजिन करोगे, 3D में देखोगे तो ये दोनों क्या है बच्चों? एक दूसरे का आइसोमर है। आइसोमर, समझो? इसी आइसोमर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, इसी आइसोमर को स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, द आइसोमर हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट। जो आइसोमर्स है उनका अरेंजमेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऑफ ग्रुप्स अराउंड द कायरल एटम। इसका अरेंजमेंट, जो ग्रुप्स हैं कायरल एटम के आजू बाजू लगे हुए हैं, उन ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। समझ में आई बात? इन 3D स्पेस, किसमें? 3D स्पेस मतलब 3D स्ट्रक्चर में, आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमिना को, ये जो फिनोमिना हम लोग ने पढ़ी, इस प्रोसेस को, फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आई बात? सो जो भी दो सेम स्ट्रक्चर है उसको ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आई होप आपने इस चीज को समझ लिया। नाउ नेक्स्ट समझते हैं बच्चों व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम लोग प्यार से PPL भी बुलाते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं ऑर्डिनरी लाइट। व्हाट इज मीन बाय ऑर्डिनरी लाइट? अब ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है?
जो लाइट हमारे घर में लगी है, आपके घर में कोई बल्ब लगा होगा, ठीक है, तो जो लाइट ऑर्डिनरी मतलब हमारे घर वाली, तो हमारी घर वाली बल्ब कैसी होती है बच्चों, अगर मैं बात करूं ये आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, तो आपकी लाइट हर डायरेक्शन में जाती है, आपकी जो घर वाली लाइट है हर डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने इधर सामने लाइट लगाई है तो ये लाइट सिर्फ मेरे फेस पे पड़ेगी और कहीं नहीं पड़ेगी, और इस बोर्ड पे नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे जो दीवारें हैं उन पे नहीं पड़ेगी, यहाँ पे जो कंप्यूटर रखा है उस पर नहीं पड़ेगी, यहाँ पे जो बॉटल्स रखे हैं उनके ऊपर नहीं पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है, पूरे कमरे में लाइट चली जाएगी, समझ रहे हो। तो दीज आर द योर ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट जो होती है बच्चों वो हर डायरेक्शन में जाती है, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे दिखाते हैं हम लोग, हर डायरेक्शन में वो क्या होती है बच्चों, जाती है, ऐसे, समझ रहे हो। हर डायरेक्शन में आपकी ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, घूमती है। दिस इज योर ऑर्डिनरी लाइट, सही है। अब हमें ऑर्डिनरी लाइट नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। हमें क्या चाहिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए, मोनोक्रोमैटिक लाइट आप कह सकते हो। मोनोक्रोमैटिक लाइट या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए और वो प्लेन को परपेंडिकुलर हो, प्लेन को क्या हो, परपेंडिकुलर। ध्यान से दोनों मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो आपकी लाइट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जो लाइट है ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, सही है। अब इसके अंदर तो भैया कहीं भी लाइट जा सकती है, पर मान लो यहां से लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई, और यहां पे ये कन्वर्ट हो गई किसी तरीके से, बताऊंगा किस तरीके से जाती है, ये कन्वर्ट हो गई बच्चों प्लेन पोलराइज लाइट में। अब ये है इसका लाइट का ट्रैवल पाथवे, तो इसको हमेशा ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये लाइंस हमेशा एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, ये लाइंस हमेशा एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, और जो प्रोपेगेशन की लाइट है, जहां जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को परपेंडिकुलर रहती है। तो देखो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रहा है, तो इसको हमेशा क्या रहेंगी, ये परपेंडिकुलर रहेंगी, सही है। अब सवाल ये है कि हम भैया ऑर्डिनरी लाइट को कैसे प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करें। दिस इज योर ऑर्डिनरी लाइट, दिस इज योर ऑर्डिनरी लाइट, तो इसे हम कैसे प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए बच्चों एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं निकोल्स प्रिज्म, निकोल्स प्रिज्म, ठीक है। इस प्रिज्म का यूज करके, इस प्रिज्म का यूज करके बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इस प्रिज्म का यूज करके हम लोग आपकी ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। अच्छा, इसका एग्जांपल देखो, मोनोक्रोमैटिक लाइट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप लोगों ने बचपन में लेजर लाइट खेला होगा, ठीक है। आप लोग ऐसे लेजर लेते रहोगे, उसको मारते रहोगे कहीं दूर दूर तक, ठीक है। दैट लेजर इज अ एग्जांपल ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। आप देखो, अगर आप लेजर को जलाओ, ठीक है, लेजर को जलाओ, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथवे में जाता है। ऐसा थोड़ी है कि वो लेजर पूरा का पूरा रेड रेड हो जाता है आपके एरिया, नहीं, वो रेड वाला जो लेजर निकल रहा है उसके अंदर से, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, समझ रहे हो। वो एकदम पतला सा होता है और एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो इट इज काइंड ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समझ रहे हो, इट इज काइंड ऑफ प्लेन पोलराइज्ड। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया कि भैया ऑर्डिनरी लाइट को हम अगर निकोल्स प्रिज्म से पास करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट का फायदा क्या है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इतने टाइम से हम लोग कर रहे हैं बच्चों, इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा ये है बच्चों कि हम लोग किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी टेस्ट कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि भैया अगर इसके अंदर कायरल कार्बन है, इसके कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन है, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो ये वाला जो कंपाउंड है, कहाँ गया, ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है, इसको मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में होते हैं जनरली, ये सब जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं वो ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो मान लो बच्चों मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, सपोज दैट मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कायरल कार्बन डाल दिया, और मुझे टेस्ट करना है कि भैया इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऑर्डिनरी लाइट रखूंगा, दिस इज माय ऑर्डिनरी लाइट, जो किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, समझ रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में जाएगी। फिर नेक्स्ट मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे एक निकोल्स प्रिज्म रखूंगा। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बना नहीं रहा हूँ, यहाँ पे रख दूंगा मैं एक निकोल्स प्रिज्म, ठीक है। जैसे निकोल्स प्रिज्म से लाइट पास होगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों,
ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। ठीक है, सिलेक्ट नहीं होता यार कलर, तो इट कन्वर्टेड इनटू योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो आपकी प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है, ऐसे है, तो आपकी लाइट कैसी है, ऐसी है, दिख रहा है, तो ये हमेशा इसको परपेंडिकुलर होगी, समझ रहे हो, ये लाइंस खुद को पैरेलल है, ये लाइंस इसको पैरेलल है, ये लाइन इसको पैरेलल है। पर अगर मैं प्रोपगेशन की बात करूं, जिस एरिया में प्रोपगेशन हो रहा है, जिस लाइन में प्रोपगेशन हो रहा है, तो उसको ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जैसे ही बच्चों ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती हैं, जैसे ही ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बच्चों किसी भी सॉल्यूशन से पास होती हैं, तो अगर ये सॉल्यूशन इसकी इस डायरेक्शन को चेंज कर दे, या तो ये इसको लेफ्ट में घुमा दे या तो ये इसको राइट में घुमा दे, जैसे ही ये पास हुई, मान लो जैसे ही ये पास हुई, तो यहां से दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो आपका ये जो पैरेलल लाइट थे, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में घूम गए हो, इस डायरेक्शन में घूम गए हो, या फिर ये इस डायरेक्शन में घूम गए हो, समझ रहे हो, तो या तो ये राइट में रोटेट हो जाएंगे या तो ये लेफ्ट में रोटेट हो जाएंगे, दोनों पॉसिबिलिटी है, सही है। तो अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन, अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर राइट या लेफ्ट में टर्न कर पाता है, तो उस सॉल्यूशन को मैं कहूंगा दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इस सॉल्यूशन को मैं ऑप्टिकली एक्टिव कह सकता हूं। क्लियर है। अब यही चीजें मैंने आगे लिखी भी हुई है, आपको मिलेंगी, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी जो मैंने तुम लोगों को समझाया वही चीज यहां पे लिखी हुई है, क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, कलर चेंज करते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बाय विच इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो क्या कर सकता है सब्सटेंस, सब्सटेंस कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर टूवर्ड्स राइट, या तो राइट में, आइदर टूवर्ड लेफ्ट, या फिर लेफ्ट में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जो भी कंपाउंड के पास ये कैपेबिलिटी है, ये ताकत है कि वो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट में रोटेट करवा दे या तो लेफ्ट में रोटेट करवा दे, इस ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सही बात है। और कोई कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो उसे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। सही बात है, समझ में आई बात, समझ में आई बातें, ठीक है। तो वही चीज अगर वापस समझाऊं बच्चों आपको, तो बच्चों ऐसे दिखा देता हूं, दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो राइट साइड रोटेट हो गया, या तो वो लेफ्ट साइड रोटेट, दो पॉसिबिलिटी, ठीक है। या तो वो राइट हैंड साइड रोटेट हो गया, ठीक है, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो गया। कोई भी कंपाउंड के पास अगर प्रॉपर्टी है किसी भी, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाने की, तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाएगी, सही है। और अगर कोई कंपाउंड रोटेट कर देता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो रोटेट नहीं कर पाता वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बस इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कुछ चीजें और है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो प्रकार के हैं, जैसे मैंने तुम लोग बताया कि एक या तो राइट में रोटेट कर दे, एक या तो लेफ्ट में रोटेट कर दे। तो इसी तरीके से बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की दो क्लासिफिकेशन होती हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की दो क्लासिफिकेशन हमको देखनी होती है, ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा। अच्छा तुम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, तो स्क्रीनशॉट लिए, इसका तो नहीं चाहिए होगा तुम लोग, ये तो आपके टेक्स्ट बुक मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हो गया, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम लोग शायद नहीं लिख पाओगे, तो स्क्रीनशॉट लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब क्या बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो प्रकार के हैं, या तो राइट में रोटेट या तो लेफ्ट में रोटेट। इसका नाम क्या है, अगर राइट में रोटेट होगा तो उसे हम लोग कहेंगे बच्चों एक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। दो प्रकार के कंपाउंड होंगे, एक होगा बच्चा आपका एक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड और एक होगा आपका लिवो रोटेटरी कंपाउंड। रोटेटरी
कंपाउंड। क्या बोला मैंने, समझा मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आराम आराम से सब कुछ सीखेंगे। ध्यान से सुनो, देखो मैंने क्या बोला, ऑप्टिकल एक्टिविटी म्हणजे काय? ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब आपका कोई भी कंपाउंड, कोई भी आपका कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर लेफ्ट में घुमा दे, आइदर राइट में घुमा दे, उसको हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम डी से लिखते हैं, या फिर इसको हम लोग नेगेटिव साइन में दिखाते रहो, इसको हम लोग ऐसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों हम लोग ऐसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट, नेगेटिव नहीं, सॉरी पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डी को हमेशा पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लिवो की बात करें तो लिवो को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन से। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, कोई आयंस नहीं है यहाँ पे, वो दिमाग में मत लाना अभी, ठीक है? अभी हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग 3D वर्ल्ड में है, सही है? तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, बस इसको शो करने का तरीका है। अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है कंपाउंड के आगे तो भैया वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, अगर नेगेटिव लिखा हुआ है कंपाउंड के आगे तो वो क्या है? लिवोरोटेटरी है। समझ में आई बात? ठीक है, ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, अगर कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बच्चों राइट हैंड साइड रोटेट कर दे, राइट हैंड साइड क्या कर दे? इसका रोटेशन करवा दे, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। से हम लोग क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। या और सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करवा दे, कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या करवा दे? रोटेट करवा दे, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? लिवोरोटेटर। ठीक है, इसे हम लोग कैसे शो करेंगे? एल साइन से या फिर नेगेटिव साइन से, और इसे हम लोग कैसे शो करेंगे? पॉजिटिव साइन से या फिर डी साइन से। ठीक है, अब इसे याद कैसे करें? इसका सिंपल सा याद करने का ट्रिक है, ध्यान से सुनो। हमेशा याद रखो, एल फॉर लेफ्ट, लिफ्ट लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया? अच्छा, ट्रिक बता देता हूं, पहले ट्रिक बता देता हूं। एल फॉर लेफ्ट एंड एल फॉर लीवो। ठीक है, सो लीवो रोटेटरी हमेशा लेफ्ट साइड, लीवो रोटेटरी हमेशा लेफ्ट साइड। तो अगर एक याद हो गया तो दूसरा तो याद हो ही जाएगा। लीवो रोटेटरी लेफ्ट साइड तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट साइड, लीवो रोटेटरी लेफ्ट साइड तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट साइड। समझ में ये बात? ठीक है, तो एक कंपाउंड अगर लेफ्ट साइड है तो दूसरा कंपाउंड राइट साइड होगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, वही हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, मान लो कोई भी कंपाउंड है, दिस इज कंपाउंड, यू कैन टेक एनीथिंग लाइक CH3, लाइक OH, लाइक H, लाइक Br। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड है। अब मान लो ये आपका राइट साइड घुमाता है, तो आई कैन से इट इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और यू कैन शो इट बाय पॉजिटिव सिंबल। वहीं अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, मान लो इसी का मिरर इमेज, ठीक है, अगर इसी का मिरर इमेज होगा बच्चों, तो ये कार्बन, इधर CH3, इधर OH, इधर Br, और यहाँ पे H। सो दिस इज द मिरर इमेज। अगर बच्चों आपका कोई भी कंपाउंड अगर राइट साइड घुमा रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो उसका मिरर इमेज, उस कंपाउंड का मिरर इमेज हमेशा क्या होगा बच्चों? लिवोरोटेटरी होगा, और वो हमेशा कंपाउंड को लेफ्ट साइड घुमाएगा। क्या बोला मैंने, समझा? मैंने क्या बोला बच्चों कि कोई भी कंपाउंड है आपका, अगर वो कंपाउंड राइट साइड घूम रहा है, ऐसा नहीं है कि ये राइट साइड ही घूमता होगा, कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो अगर ये राइट साइड रोटेशन करवा रहा है, अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो इस कंपाउंड का मिरर इमेज हमेशा लिवोरोटेटरी ही होगा। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मिरर इमेज हमेशा लिवोरोटेटरी, और लिवोरोटेटरी का मिरर इमेज हमेशा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। समझ में आई बात? पर अब आप सोचोगे कि सर इन दोनों कंपाउंड में फर्क ही क्या है? खाली एक OH उठा के यहां से यहां रख दिया और Br उठा के यहां से यहां रख दिया,
तो इसके ऊपर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, इसको बनाने की क्या जरूरत हो गई? दोनों कंपाउंड तो सेम ही है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, दोनों कंपाउंड बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे। दोनों कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो एकदम अपोजिट होंगी। अगर ये कोई ड्रग होगा तो ये टॉक्सिन होगा, समझ रहे हो? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक ड्रग है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं एल डोपा। एल डोपा नाम का एक ड्रग है। ड्रग मतलब वो वाला ड्रग नहीं, ठीक है, ड्रग मतलब दवा, ठीक है। सो एक दवा है बच्चों जिसका नाम है एल डोपा। अब एल डोपा जो दवा है बच्चों, ये पार्किंसन डिजीज में यूज करते हैं। जिस बंदे को पार्किंसंस डिजीज हो गई है उस डिजीज में हम लोग यूज करते हैं। पता हो ना पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? बायोलॉजी में पढ़ाता था तो वहां पे मैंने पढ़ाया था, ठीक है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? आपकी बॉडी से जो डोपामीन है वो निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। सो आपकी बॉडी अनकंट्रोल मूवमेंट करेगी, अजीब अजीब सी हरकतें आपकी बॉडी ऐसे अपने आप करने लगती है। तो दैट इज नथिंग बट अ पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज को ठीक करने के लिए एक ड्रग आता है, एक दवा आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल डोपा। सही बात है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके नाम क्या गया? एल डोपा लगा। इसका मतलब ये क्या है? इट इज अ लीवोरोटेटरी, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये क्या है? लीवोरोटेटरी। अब इसी का एक आइसोमर भी है। इसी का जो आइसोमर है वो है डी डोपा। इसी का जो आइसोमर है बच्चों वो क्या है? डी डोपा। सही है, डी डोपा है। अब डी डोपा, डी लिखा है मतलब ये क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये क्या है? दिस इज द ड्रग, मतलब दिस इज द दवा। मेडिसिन लिख देता हूं भैया, ड्रग का तुम लोग अलग ही मतलब निकालोगे हैं। दिस इज मेडिसिन। एल डोपा क्या है? मेडिसिन। पर अगर आप डी डोपा की बात करो ना तो डी डोपा क्या है पता है? जहर है, टॉक्सिन है, टॉक्सिन। अगर डी डोपा आपकी बॉडी में हल्का सा भी चला गया ना, 1 मिलीग्राम भी चला गया ना, तो आपकी मौत हो जाएगी। समझ रहे हो? तो कितनी ज्यादा डिफरेंस है भैया इन दोनों की इसके प्रॉपर्टीज के अंदर, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में। देख रहे हो? सिर्फ एक रोटेशन किया है मैंने, सिर्फ इसका मिरर इमेज है, सिर्फ खाली दोनों के कंपाउंड सेम है, दोनों के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है वो सेम है दोनों के अंदर। खाली क्या होगा कि एक कंपाउंड इसका आगे साइड लगा होगा तो इसका एक कंपाउंड पीछे साइड लगा होगा। समझ रहे हो? इसका एक लेफ्ट साइड होगा, इसका एक राइट साइड होगा। दोनों के कंपाउंड डिट्टो सेम होते हैं, दोनों के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है वो डिट्टो सेम होते हैं, पर एक दवा है और एक जहर है। समझ रहे हो? ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं। सो दैट्स वाई स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये आपका एल डोपा, डी डोपा, मतलब ये आपका जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और लिवो रोटेटरी है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? समझ में आ गया इतनी चीजें? ठीक है, आगे चले। चलो आगे चलते। ये सब समझ में आ गया ना? ये जो मैंने आप लोगों को समझाया इसका भी ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। डन? चलो वीडियो को पॉज करके ले लिया करो स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स की बात करते हैं ना। व्हाट आर द इनैंशियोमर्स? इनैंशियोमर्स आप लोग ने पढ़ा होगा, चाहे स्टीरियोमर नहीं है पर आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा। इनैंशियोमर की बात करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में उसका मिरर इमेज भी है और नॉर्मल कंपाउंड भी है तो उसे हम लोग इनैंशियोमर कहेंगे। अब यहां पर एक नई वर्ड आई है बच्चों, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मिरर इमेज तो मैंने बता दिया, पर इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मतलब मान लो ये जो मेरा बॉटल है, ठीक है, अगर इस बॉटल को मैं मिरर में देख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई मिरर लगा दिया, जैसे फोन है मान लो, ठीक है, इसमें मिरर में लगा दिया। अब इस फोन के मिरर में भी एक बॉटल मुझे दिखेगी और वो दोनों बॉटल को अगर मैं उठाकर एक दूसरे के ऊपर एक रख दूं तो पीछे वाला गायब हो जाएगा। समझ रहे हो? पीछे वाला गायब हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल दूं तुम लोग को, यार क्या है इधर एग्जांपल देने की? चलो इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन करो बच्चों ये दो फोन हैं और दोनों सेम है, ठीक है। ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज है। तो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं ऐसे, तो आगे वाला ही दिखेगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, समझ में आ रही बात? दोनों सेम होते तो इमेजिन कर लेना। सेम चीजें है नहीं मेरे पास, बट वहीं आप इमेजिन करो अपने हाथ को ऐसे देखो तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा मिरर इमेज। अगर आप अपने हाथ को देखोगे तो आपका ये लेफ्ट साइड, आपका जो लेफ्ट साइड है ये आपको राइट साइड में दिखेगा। सही बात है। और अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या पीछे वाला कंप्लीटली छुप पा रहा है? नहीं, क्योंकि ये अंगूठा नहीं छुप रहा। देख रहे हो? ये अंगूठा इसके ऊपर नहीं आ रहा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज नॉर्मल योर हैंड। और अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा इमेज आएगा।
ये आपका जो लेफ्ट साइड है, दिस इज योर लेफ्ट साइड, ये आपका राइट साइड में आ जाएगा, सही है, ऐसा कुछ इमेज आएगा। और अगर मैं इसको ठीक ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दूं, इसको ठीक ऐसे उठा के बच्चों इसके ऊपर रख दूं, तो क्या ये एक दूसरे के पीछे छुप जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं छुप जा रहे हैं। देखो ये अंगूठा दिख रहा है। तो ऐसे चीजों को हम लोग कहते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल। मतलब आप उसके मिरर इमेज और उसको एक दूसरे के ऊपर रख दो तो फिर भी आगे वाला पीछे वाले को नहीं छुपा पाएगा, समझ रहे हो? इसको हम लोग कहते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, सही है। तो ऐसे ही नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज का जो आइसोमर होते हैं ना, दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? इनैंशियोमर, सही है। तो इन दोनों को हम लोग इनैंशियोमर कह सकते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कह सकते हैं? दीज आर अवर इनैंशियोमर। समझ में आ गया? तो वही चीज लिखी हुई है बच्चों, द टू नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आइसोमर आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर। ठीक है, इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इनैंशियोमर कहते हैं। अब एक आ गया बच्चों रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या है? अगर आपके इनैंशियोमर एक इक्विमोलार कॉन्सेंट्रेशन में है, अगर आपके इनैंशियोमर किस में है? इक्विमोलार कॉन्सेंट्रेशन, तो उसे हम लोग कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। मतलब क्या है? जैसे मानो एल डोपा का एग्जांपल लेते, जो अभी मैंने लिया, पढ़ाया था मैंने तुम लोग को, ठीक है। अब मान लो डोपा के 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल है? 100 मॉलिक्यूल। तो 100 मॉलिक्यूल में बच्चों मान लो सपोज 50 मॉलिक्यूल एल डोपा के हैं और 50 मॉलिक्यूल डी डोपा के हैं। इमेजिन दैट, मैंने क्या बोला? डोपा जो मेरा कंपाउंड था उसके 100 मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है। कोई भी मेरा मिक्सचर है, कोई मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है मेरा, सही है। अब ये तो पानी है वैसे, पर मान लो कोई भी केमिकल है। अब इस केमिकल के अंदर 50 मॉलिक्यूल किसके हैं? एल डोपा के, और 50 मॉलिक्यूल किसके हैं? डी डोपा के। मतलब दोनों का प्रोपोर्शन क्या है? सेम है। दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। सही बात है, दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। तो बच्चों अगर दोनों ही, जो इसके मिरर इमेज है और जो नॉर्मल कंपाउंड है, अगर दोनों ही इक्विमोलार कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं, सेम कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं, 50-50% कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं, समझ रहे हो? या फिर वही कह सकते हो 1:1 रेशियो के अंदर रहते हैं, तो उसे मैं कहता हूं बच्चों रेसिमिक मिक्सचर। उसे मैं क्या कहता हूं? रेसिमिक मिक्सचर। समझ रहे हो? मतलब 50% एक रहेगा, 50% दूसरा रहेगा, समझ रहे हो? अगर दोनों के दोनों कंपाउंड इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे मैं क्या कहूंगा? रेसिमिक मिक्सचर, सही है। और अगर दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं है तो इनैंशियोमर कह सकते हो। इनैंशियोमर, एक एल है एक बी है, मिला दो इनैंशियोमर। क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज द रेसिमिक मिक्सचर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। स्क्रीनशॉट ले लिया? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो रिप्रेजेंटेशन के कई अलग अलग तरीके हैं। अब हम लोग ने पढ़ लिया, इनैंशियोमर देख लिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी देख ली, पर भैया रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, हमें दिखाना तो पड़ेगा। मैंने पढ़ लिया, मुझे आ गया, चलो मेरे को सब समझ में आ गया, पर भैया कोई नया बंदा आ रहा है, कोई न्यू कमर आ रहा है, तो उसे भी तो समझाना पड़ेगा, मुझे कुछ तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन चीजों को, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। जैसे मान लो सबके पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं आप लोग को स्मार्ट बोर्ड पे या फिर बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। कोई टीचर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएगा, कोई टीचर आपको पीडीएफ में से पढ़ाएगा, कोई टीचर आपको बुक में लिख लिख के पढ़ाएगा, सही है ना। तो सारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बट एट द एंड वो क्या कर रहे हैं? आपको पढ़ा ही रहे हैं, आपको प्रेजेंट ही कर रहे हैं चीजें अपनी तरफ से। इसी तरीके से जो आपके कंपाउंड है, ठीक है, उनको भी प्रेजेंट करने के बड़े सारे तरीके हैं, बड़े सारे तरीके हैं, ठीक है। पर आपकी बुक में सिर्फ 2 ही तरीके दिए हुए हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे 2 ही। वैसे बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप अच्छे एजुकेशन, मतलब अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे JEE नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको बाकी सारे तरीके भी पढ़ने पड़ेंगे। सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला अलग अलग है, ठीक है। अभी हमको सिर्फ 2 तरीके पढ़ने हैं। एक है बच्चों वेज डैश, आंसर सुनेंगे। एक है आपका वेज डैश, यही है ना स्पेलिंग? यही है। नहीं अलग है, स्पेलिंग गलत हो जाती है यार। वेज डैश फॉर्मूला, और एक है आपका फिशर प्रोजेक्शन, दूसरा है योर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सही बात है। 2 चीजें हमको पढ़नी है। आपके बुक में पहले ये दिया हुआ है, पर हम लोग पहले ये पढ़ेंगे।
ये पढ़ो, ये बेसिक है, सबसे बेसिक है ये, सबसे पहले यही आया था, सबसे पहले हम ही आए थे, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। वेज डैश की बात करते हैं। वेज डैश क्या कहता है पता है? वेज डैश कहता है जैसे मान लो कार्बन क्या होता है, टेट्रामॉलिक्यूलर होता है, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, 2 मॉलिक्यूल प्लेन में होते हैं, एक मॉलिक्यूल आगे होगा, एक मॉलिक्यूल पीछे होगा। जैसे मेरे पास पेन नहीं है, एक एक्स्ट्रा, हाँ मिल गया। इमेजिन करो बच्चों, एक मॉलिक्यूल आपका ये है प्लेन में, एक मॉलिक्यूल आपका ये है, एक मॉलिक्यूल ऐसे आगे लगा हुआ है और एक मॉलिक्यूल ऐसे पीछे लगा हुआ है। इमेजिन करो ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बीच वाला कार्बन है, दिस सेंटर वन इज कार्बन, ठीक है। सेंटर वाला क्या है, अच्छे से बना नहीं यार, रुको जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब सही है, अब थोड़ा सही है, ठीक है। अब इमेजिन करो इस चीज को इमेजिन करो, ये जो मेरा मुट्ठी है, ये जो मेरा ये फिस्ट है, दिस इज द कार्बन, सही है। और अगर आप देखो तो ये वाला और ये वाला जो 2 कंपाउंड है वो एक ही प्लेन में है। अगर मैं ऐसे प्लेन ड्रॉ करूं तो ये और ये एक ही प्लेन में दिख रहा है, ये और ये क्या है बच्चों, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में ऐसे। ये वाला जो है ये प्लेन से बाहर है और ये वाला जो है ये प्लेन से अंदर है, समझ रहे हो? तो ऐसा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को ऐसे। तो ये और ये 2 चीज जो है ये प्लेन में है, ये दिस इज द प्लेन, इमेजिन करो दिस इज द प्लेन, ठीक है। सो ये आपका एक प्लेन में है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड। एक चीज आपकी बाहर निकली हुई है प्लेन से बाहर, और एक चीज आपकी प्लेन से पीछे है, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ कंपाउंड होता है आपका कार्बन का, जिसके अंदर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एंड दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। समझ रहे हो? दिस कार्बन क्या हो जाएगा आपका, कायरल कार्बन हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है। सो ये चीज समझ में आ गई, ये चीज बराबर समझ में आ गई कि 2 मॉलिक्यूल हमेशा एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, और एक मॉलिक्यूल हमेशा फॉरवर्ड होता है प्लेन के बाहर, और एक मॉलिक्यूल हमेशा प्लेन के पीछे प्रेजेंट होता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, इसी रिप्रेजेंटेशन के तरीके। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों वेज डैश को। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेज डैश फॉर्मूला। तो मान लो दिस इज योर सेंटर कार्बन एटम, ठीक है। इसमें 2 चीजें प्लेन में है, तो जो चीजें प्लेन में है बच्चों उसे आप सिंगल लाइन से दिखाओगे। जो चीजें प्लेन में है उसे आप किससे दिखाओगे, सिंगल लाइन। तो मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ किया, मतलब ये दोनों किस में है, प्लेन में है, सही है। प्लेन मतलब हवाई जहाज नहीं, प्लेन मतलब एक प्लेन। जैसे ये मान लो ये बोर्ड मेरा एक प्लेन है, समझ रहे हो? तो दिस इज अ वन प्लेन। जो चीजें बाहर निकली हुई हैं, जो प्लेन से बाहर निकला हुआ है, उसको आप ऐसे इस स्ट्रक्चर से दिखाओगे। रुको अच्छे से बनाने दो, कुछ आप इस तरीके से दिखाओगे, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, प्लेन से बाहर, ये प्लेन से बाहर प्रेजेंट है, यहां पे जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होगा वो प्लेन से बाहर प्रेजेंट होगा, दिस इज योर वेज, ठीक है। और जो पीछे प्रेजेंट होगा उसे आप दिखाओगे डैश से, उसे आप किससे दिखाओगे, डैश से दिखाओगे। तो जैसे मान लो ए बी सी डी कुछ भी प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ भी चीजें प्रेजेंट है, तो ए और बी ऑन द प्लेन, सी कहां है, आउटसाइड द प्लेन, एंड डी कहां है, बिलो द प्लेन, मतलब प्लेन के पीछे, समझ रहे हो? तो ये जो तरीका है दिखाने का, इसे हम लोग कहते हैं वेज डैश फॉर्मूला, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वेज डैश फॉर्मूला। इसका एग्जांपल ले लें, अभी जो हम लोग ने किया वो भी आप ले सकते हो। मान लो कार्बन है, ठीक है, तो ये आपका CH3 प्लेन में है, ये एक आपका OH आपका प्लेन में है, सही है। फिर एक आपका जो हाइड्रोजन है, इसे फील्ड करना पड़ेगा ऐसे, मतलब इसलिए पतला बनाओ ताकि ज़्यादा मेहनत ना लगे। ये आपका हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के बाहर है, और मान लो यहाँ पे एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है जो प्लेन के पीछे प्रेजेंट है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेज डैश फॉर्मूला, सही बात है। अब बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन की। फिशर प्रोजेक्शन की कैसे बात करें, कैसे समझे, आ जाओ देख। नेक्स्ट इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि भैया हम चीजों को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन से, ठीक है। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चीजों को प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें प्लस साइड कैसे रिप्रेजेंट होगा भैया, देखो ये जो बीच वाला एरिया है जहां पे प्लस मिल रहा था ना, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका कार्बन, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका कार्बन, और इसके यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, ABCD कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो फिशर ने क्या बोला कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन,
तो फिशर ने क्या बोला, फिशर देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज फिशर। फिशर ने क्या बोला बच्चों कि जो चीजें आपके हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, जो प्लेन आपका मिट गया भाई, जो प्लेन आपका हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है बच्चों, वो हमेशा अबव द प्लेन होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज शो अबव द प्लेन। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा कैसे दिखाती है, चीजें आपकी प्लेन से बाहर प्रेजेंट है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज द वर्टिकल लाइन, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है बच्चों, ये हमेशा कैसे दिखाती है, बिलो द प्लेन। समझ में आई बात? तो ये आपका नॉर्मल सा फिशर प्रोजेक्शन है। ये उससे भी इजी है, यहाँ पे आपको कोई डॉट नहीं बनाना, यहाँ पे आपको कोई लाइन नहीं बनाना, समझ रहे हो? तो कुछ डायरेक्टली आपको ऐसे दिखा देना है, बस सामने वाला एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने ये रखा है, तो मतलब ये कंपाउंड बाहर प्रेजेंट है। अच्छा आपने वर्टिकल लाइन पे ये कंपाउंड रखा है, तो मतलब ये वाला जो कंपाउंड है वो अंदर की साइड प्रेजेंट है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है। सो दीज आर, ये जो वर्टिकल लाइन पे बिलो द प्लेन, ये वाले लाइन पे अबव द प्लेन। अगर मैं इस चीज को अगर मुझे वेज डैश से दिखाना होगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा? अगर इस सेम सी चीज को मुझे वेज डैश पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाऊंगा बच्चों? देखो दिस इज योर सेंट्रल कार्बन। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे अबव द प्लेन, तो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं ऐसे बनाऊंगा, सही है? यहां पे भी एक, और सिमिलरली यहां पे भी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे कुछ वो बाद में देते हैं अपन, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है वो कहाँ है? बिलो द प्लेन, तो इसे आप ऐसे डॉट से दिखा सकते हो। पर ये आपका फिशर प्रोजेक्शन नहीं है, दिस इज योर वेज डैश। फिशर प्रोजेक्शन आपका नॉर्मली सीधे लाइन से आपको दिखाना है और आपको समझाना है कि ये वाली जो लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो दैट इंडिकेट अबव द प्लेन, और ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकल है, दैट इंडिकेट बिलो द प्लेन। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि आप कैसे इसे किस फॉर्म में दिखाओगे, वेज डैश में दिखाओगे। इसे आप ए बी सी डी कह सकते हो। ठीक है, तो वही है कि जो वर्टिकल लाइन में है वो बिलो द प्लेन डैश से दिखाया है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है वो अबव द प्लेन किससे दिखाया मैंने? वेज से दिखाया। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फिशर प्रोजेक्शन और वेज फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, सही है। तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे ही डेडिकेटेड था। अगला जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां पे हम लोग शुरू करेंगे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिस इज अभी फिजिकल पढ़े, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़े, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया सो डू लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों तक शेयर करना, जरूर से उनको पहुंचाना वहां तक वीडियो, उनको बताना कि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री के लेक्चर्स कंटिन्यूस आ रहे हैं, हमारे अभिषेक सर उनको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे आप सभी लोग, और अगर जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर देना, ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन हो सके। ठीक है, चलेगा बच्चों, तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। ठीक है, आई होप आप लोग को मजा आएगा हमारे साथ पढ़ने में। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर नहीं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडी।